हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 054 का जून 24 का सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखिए, इस पेपर को मैं क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करने से पहले आप लोग से एक दो बात मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो पेपर मैं करवाऊँगा ना, इसको आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आपको कैसे देखना है और इस पूरे सब्जेक्ट को आपको किस ढंग से पढ़ना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊँगा, इसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं आंसर बताऊँगा। ठीक है। लेकिन आपको उसको क्वेश्चन की तरह नहीं देखना है कि मैं ये क्वेश्चन है और इसका आंसर देख रहा हूँ, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है। आपको एकदम टॉपिक देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन क्या था वो भूल गए आप। आपको देखना है कि अच्छा टॉपिक देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इसका बताऊंगा, तो आप क्या पढ़ोगे कि VPN क्या है, ये पढ़ रहे हो आप। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई VPN क्या है, वो सब कुछ नहीं। आप क्या देख रहे हो, तो VPN क्या है ये। अब देखिए, यहाँ पे फिर से हम लोग फ्री एनएक्स के बारे में देख रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, टॉपिक फ्री एनएक्स में पढ़ रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है। और इसमें जो ये आंसर रहेगा वो तो रहेगा ही, मैं आपको एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आपको क्या करना है ना, मेरी बातों को सुनना भी है। ठीक है। इससे आपको एग्ज़ाम का कैसे लिखना है, किस तरह से आइडिया लगाना है, वो सब आपको पता चलेगा। ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को एकदम ढंग से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है, व्हाट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, कंपेयर VPN एंड फ्री एनएक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग से पूछ रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, उसके बारे में बताने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, VPN, a virtual private network is a technology that creates a secure encrypted connection over a less secure network such as the public internet। ठीक है। तो VPN क्या होता है, एक तरह का टेक्नोलॉजी होता है जो एक सिक्योर इन्वायरमेंट तैयार करता है हम लोगों का उस जगह पे जहाँ पे डेंजर हो सकते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंटरनेट। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, VPN हम लोगों को एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन देता है, किस पे, तो पूरे नेटवर्क पे। ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ सिक्योर टनल फॉर योर इंटरनेट ट्रैफिक। ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि ये हम लोगों का एक सिक्योर टनल है, हम लोगों का यूज़र से लेके पूरा जो इंटरनेट है उसके बीच में। ठीक है। टनल तो टनल जो नॉर्मल होता है उस तरह से। ठीक है। दिस टनल हाइड्स योर IP एड्रेस एंड इनक्रिप्ट्स योर डेटा, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर थर्ड पार्टीज टू ट्रैक योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और इंटरसेप्ट योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो इस टनल से क्या होता है ना, ये टनल हम लोगों का IP एड्रेस जो होता है, जो जहाँ पे हम लोग बैठ के एक्सेस कर रहे हैं, उसको हाइड कर देता है। हम लोगों का डेटा को पूरा इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि हम ही लोग पढ़ सकते हैं, दूसरा को नहीं दिखेगा वो डेटा, और मान लो दिखेगा भी तो उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि भाई वो जो थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसको आपका ऑनलाइन अपीयरेंस का ही नहीं पता चलेगा कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्या क्या काम कर रहे हो, किस वेबसाइट पे हो, कुछ पता नहीं चलेगा उसको। ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो ना ही आप फिर उससे आपका कोई डेटा चोरी होने का भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो VPN क्या होता है, एक तरह से हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है पूरे इंटरनेट पे। समझे। तो ये हो गया। देखिए, हम लोगों ने पूरा अच्छा सा डेफिनेशन देख लिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ, आराम से आप समझ जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है कंपेयर VPN एंड फ्री एनएक्स। ठीक है। अच्छा, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको सिर्फ VPN आता था और ये क्या VPN और फ्री एनएक्स नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि पूरा ही क्वेश्चन छोड़ दिया आप। ठीक है। आपको VPN तो आ रहा है ना, आप VPN का डेफिनेशन लिख दिए, फ्री एनएक्स नहीं आ रहा है आपको तो छोड़ दिया आप। समझे। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, VPN लिखने का 3 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। 3 मार्क्स मिलेगा, आराम से ही मिल जाएगा। तो इस तरह से करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है फ्री एनएक्स बनाना। तो फ्री एनएक्स इज अ ओपन सोर्स सिस्टम दैट अलाउ यू टू एक्सेस योर डेस्कटॉप फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। इट इज़ बेस्ड ऑन SSH, मतलब SSH सिक्योर शेल, एंड इज़ नोन फॉर बीइंग सिक्योर, फास्ट एंड वर्सेटाइल। ठीक है। तो फ्री एनएक्स क्या होता है ना, एक हम लोग का ओपन सोर्स सिस्टम होता है जो हम लोगों को अलाउ करता है कि हम लोग का जो डेस्कटॉप है ना, उसको हम लोग कहीं और से भी एक्सेस कर सके। ठीक है। पूरे इंटरनेट पे जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा लैपटॉप है जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं ये फ्री एनएक्स क्या होता है कि मैं इस लैपटॉप को मैं आपके घर से भी बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ, उस तरह का सिस्टम हुआ। समझे। ये ओपन सोर्स सिस्टम होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन SSH, ये सिक्योर सेल पे बेस्ड होता है, और इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग सिक्योर रहे, फास्ट रहे और वर्सेटाइल रहे, मतलब कि हम आराम से पूरे सिस्टम को यहाँ से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं कहीं और से भी। समझे। तो वो होता है फ्री एनएक्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका कंपेयर एकदम टेबल में लिखा है। तो सबसे पहले पर्पस, तो VPN का क्या होता है भाई, पर्पस आप लोगों को पता है, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी, है ना। VPN का तो काम हम लोग को पता चल गया ना कि भाई वो सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन देता है हम लोगों को ऑल ओवर दी नेटवर्क। समझे। और वही प्राइवेसी हम लोग का प्रोटेक्ट करता है। और फ्री एनएक्स का क्या होता है, प्रोवाइड्स रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस एंड कंट्रोल। इसका क्या क्या होता है कि भाई ये हम लोग को रिमोट एक्सेस देता है हम लोगों का डेस्कटॉप के लिए। समझे। रिमोट मतलब कि हम लोग कहीं और से भी बैठ के आराम से एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ का एक्सेस देता है हम लोगों को फ्री एनएक्स। इसका फंक्शनलिटी क्या होता है, तो इनक्रिप्ट्स डेटा एंड रूट्स ट्रैफिक थ्रू सिक्योर सर्वर्स। ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करता है, हम लोग का डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है,
ठीक है, यानी कि एक तरह से सिक्योर कर देता है और हम लोगों को ट्रैफिक थ्रू सिक्योर सर्वर, और हम लोग को एक बढ़िया ट्रैफिक देता है जहाँ से हम लोगों का डेटा चोरी ना हो सके और हम लोग का सिक्योरिटी बरकरार रहे, समझे। थ्रू द सिक्योर सिक्योर सर्वर के थ्रू हम लोगों को ये ट्रैफिक देता है कि भाई हाँ यहाँ से जाओ, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, उस तरह का, समझे। इसमें क्या होता है FreeNX पे, अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद अ रिमोट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, समझे। ये फंक्शनलिटी क्या है, वही यूज़र को ये दे देता है कि भाई आप आराम से अपने डेस्कटॉप को एक्सेस करो, इंटरेक्ट करो, उस पर जो काम करना है करो, है ना, वो सब चीज़ का। उसके बाद देखिए डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्राइमरी फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इसका क्या होता है कि भाई प्राइमरी फोकस्ड ही होता है कि डेटा ट्रांसफर जो है उसको सिक्योरिटी दे, ठीक है, सिक्योर तरीके से हम लोग का डेटा ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरे जगह पे पूरे इंटरनेट पे। और FreeNX का क्या होता है, फोकस ऑन डिलीवरिंग अ ग्राफिकल इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस ऑन अ रिमोट सिस्टम। और ये क्या करता है कि भाई हम लोगों को एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लैपटॉप को एक्सेस करना चाहता हूँ कहीं और से, तो हम मेरे को इसी तरह का दिखेगा, है ना, डेस्कटॉप सेम तरह का दिखेगा। जैसे कि मैं गूगल खोल रहा हूँ तो वहाँ पे सर्च बार दिखेगा, है ना, मेरा बुक मार्क्स दिखेगा, है ना, मैं अगर मान लो कुछ सर्च करता हूँ तो वो चीज़ भी मेरे को बढ़िया से दिखेगा। तो वही होता है कि ग्राफिकल इंटरफेस हम लोग को ये यूज़र को भेजता है, समझे, ऑफ अ रिमोट सिस्टम, इस तरह से। उसका देखिए सिक्योरिटी क्या होता है, तो प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एंड प्राइवेसी फॉर ऑल इंटरनेट ट्रैफिक। तो ये क्या करता है हम लोगों को, वही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन देता है एंड प्राइवेसी देता है फ्रॉम ऑल इंटरनेट सर्विस, समझे। तो वही सिक्योरिटी, VPN का तो बढ़िया सिक्योरिटी है, इसलिए यूज़ भी करते हैं। आप लोग में से भी कई लोग यूज़ करते होंगे VPN, है ना। तो वही हो गया। उसके बाद इसका क्या होता है, सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग नेटवर्क यूजेस इट्स ओन इंक्रिप्शन फॉर रिमोट सेशन। इसका सिक्योरिटी डिपेंड करता है कि किस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, कौन सा सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम का कैसा सिक्योरिटी है, उस तरह से, समझे। और ये अपना खुद से इनक्रिप्ट करता है अपने ओन डेस्कटॉप के लिए, उस तरह का। उसका यूज़ केसेस क्या है, तो सुटेबल फॉर सिक्योर ब्राउजिंग, एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एंड रिमोट वर्क। इसका यूज़ केस क्या होता है कि भाई ये सिक्योर ब्राउजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, और वही एक्सेस करना रिस्ट्रिक्ट कंटेंट, मतलब जो कंटेंट यूज़र के मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि ये नहीं एक्सेस कर सकते हो, है ना। मान लीजिए कोई वेबसाइट यहाँ पे बैन है तो आप VPN लगा के उसको एक्सेस कर पाते हो, है ना, वही। और रिमोट वर्क के लिए भी हो जाता है। और इसका क्या होता है, आइडियल फॉर रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, रिमोट टेक्निकल सपोर्ट एंड एक्सेसिंग एप्लीकेशन ऑन अनदर मशीन। और इसका क्या होता है, वही रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, भाई डेस्कटॉप को एक्सेस कर सके, वही टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं, और वही जो एप्लीकेशन हो सकता है दूसरे डेस्कटॉप का भी एप्लीकेशन को अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हो गया हम लोगों का FreeNX का। तो ये था सिंपल सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में और FreeNX के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक और बात, अगर आपको यही BCS 54 का मतलब 52 का जून 24 का सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में चाहिए ना, यही जो मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा इस पूरे प्लेलिस्ट में, इसी को अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड करा दूँगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए BCS 54 का मतलब 52 का जून 24 का, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बता दूँगा कैसे पे करना है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैसेज कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का भी क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट POP एंड IMAP, समझे। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कंपेयर करने के लिए POP और ये IMP, तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए POP मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आर 2 प्रोटोकॉल यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर, ठीक है। तो दोनों का काम क्या होता है भाई कि जो मेल को रिट्राइव करना, मतलब मेल को ले लेना मेल सर्वर से, समझे, मेल को एक्सेस करना, सिंपल। तो वही देखिए इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP। तो इसका फंक्शन क्या होता है, डाउनलोड्स ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू अ सिंगल डिवाइस देन डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर। तो POP का क्या होता है कि आपका जो ईमेल है सर्वर पे आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, और आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना वो सर्वर से डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है POP का। उसका देखिए यूजर्स, तो बेस्ट फॉर यूजर्स हु प्राइमरी चेक देयर ईमेल फ्रॉम वन डिवाइस। इसका यूजर्स उसके लिए सही रहता है जो फॉर एग्जांपल आपका एक ईमेल आईडी है और आप अपने लैपटॉप से उस ईमेल को एक्सेस करते हो, तो आपके लिए POP सही रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक ही जगह से चेक करते हो, आपको 10 जगह डिवाइस में कनेक्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके लिए आपका सही होता है। वो प्राइमरी चेक देयर ईमेल फ्रॉम वन डिवाइस, जो अपना ईमेल को चेक करता है एक डिवाइस से। उसका देखिए ऑफलाइन एक्सेस, तो ईमेल आर स्टोर्ड लोकली सो यू कैन रीड एंड कंपोज ईमेल ऑफलाइन। इसमें ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं,
जैसे कि आपका में भी दिखता ही होगा, अगर जो ईमेल आपको आ चुका है आप उसको नेट रहे नहीं रहे आप आराम से उसको एक्सेस कर पाते हो, रीड कर पाते हो, है ना। तो ऑफलाइन एक्सेस हम लोग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ईमेल क्या होता है, लोकली स्टोर्ड रहता है। उसका देखिए सिंक्रोनाइजेशन, तो नो सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस डिवाइस, ईमेल रीड सेंड और डिलीटेड ऑन वन डिवाइस विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। मतलब अगर आप इस डिवाइस पे अगर आप कोई ईमेल को रीड करते हो, सेंड करते हो, डिलीट करते हो, तो वो आपका दूसरा डिवाइस पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, समझे। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। उसका देखिए स्टोरेज क्या रहता है, रिड्यूसेस सर्वर स्टोरेज सिंस ईमेल आर रिमूव आफ्टर डाउनलोड। तो इसका स्टोरेज भाई क्या होता है कि कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है सर्वर में, जैसे ही आप सर्वर में खोले अपना ईमेल को पढ़े, अगर आपने डाउनलोड कर लिया उसको तो वो सर्वर से उसको हटा देता है, समझे। वो सर्वर उसको वहाँ से डिलीट कर देता है, क्योंकि आपने डाउनलोड कर लिया, तो सर्वर पे वो रहेगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि सर्वर का स्टोरेज कम हो जाता है। उसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, लेस सर्वर स्टोरेज रिक्वायर्ड। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत सिंपल होता है, आराम से सर्वर का स्टोरेज भी कम रहता है, कम स्टोरेज में ही काम हो जाता है, हम लोग का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको, समझे। तो ये हो गया हम लोग का पीओपी के बारे में। अब देखिए आईमैप के बारे में। तो आईमैप मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, समझे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सिंक्रोनाइज ईमेल अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस कीपिंग मैसेज ऑन दी सर्वर, समझे। तो इसमें क्या होता है कि भाई आप एक ही मतलब ईमेल को आप मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो सर्वर पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, समझे। उसके बाद देखिए यूजर्स क्या होता है, आइडियल फॉर यूजर हु एक्सेस देयर ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस, एग्जांपल फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर। और इसका यूजर कैसे होता है कि ये सभी के लिए अच्छा होता है, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उसके लिए भी, लेकिन उनके लिए भी जो अपना ईमेल को अलग अलग डिवाइस से एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन से भी कर रहे हो आप, अपना लैपटॉप से भी कर रहे हो, दूसरे कंप्यूटर से भी कर रहे हो, तो उसके लिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। उसके बाद होता है ऑफलाइन एक्सेस, रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस ईमेल, कैन कैच मैसेज लोकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत होता है मैसेज को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए। और हाँ, अगर आप उसको कैच करके रख लिए मैसेज को, तो आप आराम से उसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। उसका होता है सिंक्रोनाइजेशन, तो फुल सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस डिवाइस, ईमेल रीड सेंट और डिलीटेड ऑन वन डिवाइस विल रिफ्लेक्ट ऑन अनदर। तो सिंक्रोनाइजेशन इसमें होता है ना। अगर मान लीजिए आपका ईमेल आपने फ़ोन में भी खोल के रखा है, लैपटॉप में भी खोल के रखा है, तो अगर आप फ़ोन से ईमेल मान लो कोई ईमेल पढ़ लेते हो, तो आपका लैपटॉप में भी वो चीज़ शो करेगा कि हाँ आपने ईमेल पढ़ लिया है, जो कि जनरली हम लोग अभी यूज़ करते हैं। जैसे आपके में भी होगा, अगर आपके फ़ोन में कोई ईमेल है तो लैपटॉप में भी होगा। तो अगर आप कुछ भी डिलीट कर दोगे फ़ोन से, तो लैपटॉप में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो सिंक्रोनाइजेशन होता है यहाँ पे। उसका देखिए स्टोरेज क्या होता है, ईमेल रिमेन्स ऑन द सर्वर यूजिंग अप सर्वर स्टोरेज स्पेस। ठीक है, इसमें स्टोरेज क्या होता है कि भाई ईमेल आपका हमेशा सर्वर पे रहेगा अवेलेबल, ठीक है। आप उसको रीड कर लियो कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लियो तो भी वो आपके सर्वर पे तो अवेलेबल है वहाँ पे। उसके बाद होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो मोर कॉम्प्लेक्स सेटअप्स नीड मोर सर्वर स्टोरेज। इसका कॉन्फ़िगर करना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें हम लोग को इस सर्वर स्टोरेज ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें भाई जो मैसेज आ गया है वो आपके सर्वर पे अवेलेबल हमेशा रहेगा ही, ठीक है, अवेलेबल माफ़ कीजिएगा। तो ये होता है हम लोग का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए, क्या क्वेश्चन था नहीं पता मेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पता, आपने अभी क्या पढ़ा है, तो पीओपी के बारे में पढ़ा है और आई मैप के बारे में पढ़ा है। अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि व्हाट इज़ पीओपी, मतलब पीओपी क्या होता है वो बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप ये सेम आंसर को सेम टू सेम इस आंसर को लिख सकते हो और फुल मार्क्स ला सकते हो, समझे। सेम भी अगर आपसे पूछ लेगा कि आई मैप क्या होता है, उसके फंक्शंस बताओ, या फिर कुछ भी बोलता है आपके उसको इसके क्या एडवांटेज है वो बताओ, तो आप पूरा ये सेम चीज़ को लिख सकते हो और फुल मार्क्स ले सकते हो, समझे। आपको बस समझना है कि आपने क्या पढ़ लिया है, आप जान गए आई मैप क्या होता है, ख़त्म बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बी नंबर देख लिया क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो ये बोल रहा है व्हाट आर ICMP मैसेजेस, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द ICMP मैसेजेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BCS 52 के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो हम लोग उसको ऐसे ही देखें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया हूँ आंसर एकदम 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ, समझे। अगर आपने 5 मार्क्स में पूछा है तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट हटा दीजिए, है ना। 10 मार्क्स में पूछा है आप सारा पॉइंट लिख दीजिए, तो इस तरह से आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल is a network protocol used to send error messages and other diagnostic information between device on an IP network। तो देखिए ICMP का यूज़ क्या होता है कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका काम क्या होता है, एरर मैसेज को सेंड करना है,
समझे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एरर मैसेज को सेंड करना और वही डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना, समझे। तो इट्स लाइक अ मैसेंजर सर्विस फॉर नेटवर्क डिवाइस इन्फॉर्मिंग देम ऑफ इशू और प्रोवाइडिंग स्टेटस अपडेट। ठीक है, ये भी एक तरह से समझिए कि मैसेंजर डिवाइस है। जैसे हम लोग मैसेज करते हैं ना एक दूसरे को, जैसे फेसबुक में मैसेंजर होता है, जैसे आप इंस्टा पे मैसेज करते हो, इसी तरह से ये भी एक मैसेंजर सर्विस ही होता है नेटवर्क डिवाइस के बीच में, समझे। डिवाइसों के बीच में ये मैसेंजर सर्विस होता है जो उन लोगों को एक नेटवर्क से दूसरे मतलब डिवाइस को बताता है कि भाई आप में ये इशू है, इसको आप ऐसे सही कीजिए, है ना। और वही स्टेटस देता है कि आपका ये ठीक है, ये ख़राब है, ये ठीक है, इस तरह से, समझे। तो वो होता है हम लोग का ICMP। अब देखिए मस्त डेफिनेशन देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस बोले, फंक्शन बोले, है ना, कैरेक्टरिस्टिक बोले, कुछ भी बोले तो आपको इसी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंस ऑफ ICMP मैसेजेस। तो पहला होता है हम लोग का एरर रिपोर्टिंग। तो ICMP मैसेजेस इन्फॉर्म द सेंडर when something goes wrong in the transmission process. For instance, if a router cannot forward a packet due to network congestion or an unreachable destination, it sends an ICMP error message back to the sender. ठीक है, तो सबसे पहला होता है हम लोग का एरर रिपोर्टिंग। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको एक्सप्लेनेशन में ही कि ये क्या करता है भाई, एरर मैसेज को पास करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, समझे। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेंटर ने कुछ भेजा, ठीक है, मान लीजिए सेंटर ने जैसे आपने कुछ कहीं पे भेजा और उसमें किसी तरह का कोई ट्रांसमिशन में कोई प्रोसेस में कोई एरर आ गया, उसका जाने में कोई एरर आ गया, तो ये क्या करेगा, आपको वो मैसेज भेजेगा, वो आएगा, आपको ICMP मैसेज आएगा कि ये जो आप भेजना चाह रहे हो ना, इसमें एरर आ रहा है, वो आगे बहुत ट्रैफिक है उसकी वजह से, या फिर आप जो एड्रेस दिए वो एड्रेस ही गलत है तो मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको एरर आएगा कि भाई ये नहीं हो पा रहा है, समझे। वही हुआ एग्जाम्पल के लिए भी, अगर आप राउटर कोई पैकेट को आप भेजना चाह रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए राउटर उसको नहीं भेज पा रहा है आगे ड्यू टू नेटवर्क कंजंक्शन, यानी कि नेटवर्क की भीड़ होने से वजह से, यानी कि नेटवर्क एक जगह जाम होने की वजह से नहीं जा पा रहे, या फिर कोई भी अनरीचेबल डेस्टिनेशन की वजह से, मतलब हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे उस डेस्टिनेशन तक। तो ऐसे में क्या करेगा, ICMP आपको एक एरर भेजेगा, ठीक है, कि ये एरर है भाई, नहीं हो पा रहा है ये, समझे। तो ये हो गया सबसे पहले एरर रिपोर्टिंग। उसके बाद आता है नेटवर्क डायग्नोस्टिक। तो ICMP इज इनिशियल फॉर नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल लाइक पिंच एंड ट्रेस रूट। ठीक है, द पिंच यूटिलिटी यूजेस ICMP echo request and echo reply message to test connectivity between two networks devices. ठीक है, तो उसके सिमिलरली ट्रेस रूट यूजेस ICMP टाइम एक्सिस्ट मैसेज टू मैप द पाथ पैकेट टेक थ्रू द नेटवर्क। तो उसके बाद होता है हम लोग का इसमें नेटवर्क डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का ICMP जो होता है ना, वो नेटवर्क डायग्नोस्टिक करने के लिए भी टूल्स का यूज़ करता है, जैसे कि हो गया पिंज, है ना, ये पिंज हो गया, ये ट्रेस रूट हो गया। तो ये पिंज क्या करता है, ये हम लोगों का यूटिलिटी होता है ICMP के, समझे। ICMP का एक फंक्शन समझिए, वो होता है क्या होता है, एक एको रिक्वेस्ट होता है और एक एको रिप्लाई होता है, समझे। तो ये इन दोनों का यूज़ करके वो चेक करता है कनेक्टिविटी दो नेटवर्क के बीच में, समझे। तो इको रिक्वेस्ट मतलब क्या हुआ कि वो रिक्वेस्ट भेजा, एक डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजा कि क्या आप अवेलेबल हो, ए ने बी को भेजा, रिक्वेस्ट भेजा कि आप अवेलेबल हो, मैं आपके साथ नेटवर्क मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। तो वही हुआ, उसने फिर वहाँ से एको ने रिप्लाई किया, मतलब बी ने रिप्लाई किया, हाँ मैं रेडी हूँ, करो नेटवर्क का, मतलब डेटा शेयर करो। तो वही होता है कि नेटवर्क डायग्नोस्टिक करता है ये कि भाई पिंज का यूज़ करके देखता है कि दोनों नेटवर्क तैयार है कि नहीं, मतलब दोनों डिवाइस आपके तैयार है कि नहीं उस नेटवर्क में, ये हो गया। उसके बाद वही ट्रेस रूट का यूज़ किया जाता है ICMP टाइम एक्सिस्ट मैसेज टू मैप द पाथ पैकेट टेक थ्रू द नेटवर्क। ट्रेस रूट का यूज़ किया जाता है कि एक पैकेट को ये यहाँ से दूसरे डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने में कितना टाइम लगता है ना, तो वो चीज़ को भी फाइंड करने के लिए हम लोग का ट्रेस रूट का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का नेटवर्क डायग्नोस्टिक, यानी कि डिवाइस रेडी है कि नहीं, रेडी है तो कैसे जा रहा है ना, कितना टाइम लग रहा है, वो सब काम करना ICMP का काम है। उसका देखिए पाथ MTU डिस्कवरी। तो ICMP कैन हेल्प इन डिस्कवरिंग द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यानी MTU साइज ऑन द पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इंश्योरिंग पैकेट्स आर नॉट डैमेज और ड्रॉप ड्यू टू साइज लिमिट्स। ठीक है, उसका होता है पाथ MTU डिस्कवरी। MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो हम लोग का ICMP क्या करता है ना, वही हम लोग का डिस्कवर करता है, मतलब वही पता करने में काम आता है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना लगेगा, है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने में, समझे। मान लीजिए आप कोई पैकेट भेजना चाह रहे हो, पैकेट मतलब एक तरह से समझिए
जैसे आप कोई सामान ही भेजना चाह रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है, तो वही हो गया पैकेट के तौर पे नेटवर्क पे, है ना, डिवाइस में एक पैकेट को आप दूसरी जगह भेजना चाह रहे हो, तो उसको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है, उसको कितने यूनिट लगेंगे ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, ये भी हम लोग का ICMP ही करता है, समझे। फ्रॉम बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाने में कितना, इंश्योरिंग पैकेट्स आर नॉट डैमेज और ड्रॉप ड्यू टू साइज लिमिट। इससे क्या होता है, पहले ही MTU फाइंड कर लेता है कि भाई मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना लगेगा इसको, तो इससे क्या होता है कि भाई पैकेट पहले ही इंश्योर हो जाता है कि हाँ यहाँ से जाने में उसको 10 रुपये लगने वाले हैं, और हाँ मेरे पास 10 रुपये अवेलेबल भी है, तो हाँ मैं आराम से पहुँच सकता हूँ। तो ये सब MTU पहले ही कर लेता है। इससे क्या होता है कि पैकेट डैमेज नहीं होता है ना, ड्यू टू साइज़ लिमिट, कि भाई 10 रुपये है 8 ही रुपये आपके पास तो नहीं पहुँच पाओगे उस तरह से, और ड्रॉप ड्यू टू साइज़ लिमिट। और ऐसा भी नहीं होता कि भाई साइज़ लिमिट वहाँ पे बाद में हम लोग MTU चेक ही नहीं किए, भेज दिए डेटा को, अब पता चला B के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है आपके डेटा को लेने की, तो उससे क्या होगा, वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, है ना, डेटा ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले हम लोग MTU फाइंड कर लेता है ICMP, समझे। उसके बाद देखिए फ्लो कंट्रोल, तो ICMP help in flow control by notifying the sender to slow down the transmission rate if their conjunction in the network, thereby avoiding packet loss। तो इसमें क्या होता है, फ्लो कंट्रोल भी हम लोग का ICMP करता है। तो ये क्या करता है कि सेंडर को नोटिफाई कर देता है कि भाई आपका जो ट्रांसमिशन स्पीड है ना, ट्रांसमिशन रेट जो है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आगे नेटवर्क की भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप डिवाइस मतलब डेटा को भेजते ही जा रहे हो फट फट, और वहाँ से एक पॉइंट के बाद ना डेटा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा, है ना। वही होता है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन स्लो डाउन द ट्रांसमीटर है इफ़ द कंजंक्शन इन द नेटवर्क, कंजंक्शन मतलब वही नेटवर्क में भीड़ लग गया है किसी तरह का, तो उसी को ICMP हेल्प करता है कि भाई आप सेंडर को बोलता है कि आप धीरे धीरे भेजो ना, बहुत वहाँ पे भीड़ बढ़ते जा रही है, इस तरह से देयर बाय अवॉइडिंग पैकेट लॉस। अगर मान लीजिए ये फ्लो कंट्रोल नहीं करेगा और सेंडर यहाँ से फट भेजते ही जा रहा है और उधर वो रिसीवर ले ही नहीं पा रहा है और उधर भीड़ लगते जा रही है, तो इससे क्या होगा, डेटा लॉस भी तो हो सकता है ना। इसलिए ये हो गया फ्लो कंट्रोल। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सम सिक्योरिटी टूल्स आर एंड फायरवॉल यूज़ ICMP मैसेज टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक मैलिशियस नेटवर्क एक्टिविटी। तो इसमें भाई सिक्योरिटी का भी काम ICMP कर देता है, जैसे कि सिक्योरिटी टूल का यूज़ करते हैं, फायरवॉल्स का यूज़ करके ICMP क्या करता है, जो भी मैसेज होता है डिटेक्ट कर लेता है उसको, और वही ब्लॉक मैलिशियस नेटवर्क एक्टिविटी, किसी तरह का अगर कोई गलत एक्टिविटी हो रहा है तो उसको भी वो डिटेक्ट करके उसको बंद कर देता है, समझे। तो इस तरह से ICMP का पूरा यूज़ होता है। ये क्वेश्चन ये आंसर पूरा मैंने 10 मार्क्स का लिखा है, समझे। आप इसको आराम से अगर जब 5 मार्क्स में पूछेगा तो आप 2-3 पॉइंट भी ऐसा लिख दोगे ना, इनफ रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा लिख रहे हो, आपको पता चल चुका है कि एरर रिपोर्टिंग होता है, समझे, यानी कि एरर बताता है सेंडर रिसीवर ऐसे, तो आप अपने हिसाब से आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। याद रखिए अभी आप क्या पढ़े हो, ICMP के बारे में पढ़े हो। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे आप ये 5th सेमेस्टर में पढ़े हो ना, ये सब चीज़ ना आप 4th में भी पढ़े होंगे। अगर आपने 4th में सही से पढ़ाई की थी ना, तो BCS 42 में आप यही सब तो पढ़े थे तो देखिए यहीं पे वापस से ये सब चीज़ पूछ रहा है, समझे। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ जैसा मैं बोल दिया हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा। आप 5th में हो ना, 5th में हो 6th में हो, किसी में भी हो, आपको यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट मिलेगा पूरे विषय से रिलेटेड। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप ज़रूर एक बार चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और आप मान लीजिए आपका अभी तक सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगे हैं उन सब का कंटेंट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो आराम से देखिए, सबका प्रीवियस ईयर पढ़िए और आपका सारा बैक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इग्नू में पास होने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को करना, सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। मान लीजिए आप फर्स्ट में किसी में बैक लगा है आपका, तो उसका भी प्रीवियस ईयर ही पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेन होता है, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही होता है, समझे। तो प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, और आपको ये चाहिए तो पता ही आपको क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।